नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। भीमकाय एनिमल की दौड़ने की गति फास्ट थी। कुछ ही देर में लियान गांव और उन्हें विदा करने वाले लोग दूर कहीं गायब हो गए। आदर्श केवल अफसोस से अपना सिर हिला सका। विशाल जंगल के लोग इजीली धोखा खा जाते थे। वे सिंपल तो थे पर काइंड नहीं थे। इसके कंट्रेरी उनमें सभी बुराइयां और कुरूपताएं थीं। शायद यही ह्यूमन नेचर था। आदर्श ने सोचना बंद कर दिया और अपने सामने से गुजरते नजारे को देखने लगा। आगे बढ़ते विशालकाय एनिमल्स की हवा को फील करते हुए आदर्श खुद को रोक नहीं पाया। विशाल जंगल, मैं आ रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम था जब आदर्श लियान जनजाति के कबीले से बाहर निकलकर विशाल जंगल में आया था। उसे पता चल गया था कि लियान जनजाति के प्रोटेक्शन से बाहर असली विशाल जंगल कैसा होता है। तेज रफ्तार वाला विशालकाय एनिमल हर कदम पर एक विशाल पदचिन्ह छोड़ता था और एक दिन में कई 1000 मील की डिस्टेंस तय कर सकता था। विशालकाय एनिमल की पीठ पर बैठने पर उन्हें जोरदार झटके महसूस होते थे, इसलिए बिना किसी खास स्ट्रेंथ के ये असहनीय था। उस पर एक दिन बैठने से ही किसी की हड्डियां टूट सकती थीं। यहां तक कि योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स को भी इसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। जहां तक आदर्श का क्वेश्चन है, वो विशालकाय एनिमल पर खड़ा था, लगाम पकड़े हुए था और दृश्य का आनंद ले रहा था। जैसे ही विशालकाय एनिमल लियान आदिवासी कबीले के प्रोटेक्शन एरिया से बाहर भागा, आदर्श अंततः रियल विशाल जंगल देख सका। क्लाउड वाइल्डरनेस बेहद विशाल था, जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ जंगल थे और परिदृश्य आदिम सा लग रहा था। दरअसल आदर्श को पता ही नहीं था कि इन्हें जंगल कहते भी हैं या नहीं। ये जंगल धरती के आदिम जंगलों से डिफरेंट थे। पृथ्वी के आदिम जंगल वार्म और आर्द्र थे और जंगल की जमीन सूखी पत्तियों और टहनियों से ढकी हुई थी। जंगल घने थे और पेड़ों के नीचे झाड़ियां थीं। ऐसे जंगल में किसी इंसान के लिए चलना बेहद मुश्किल होता और किसी विशालकाय एनिमल के लिए तो और भी मुश्किल। लेकिन विशाल जंगल में पेड़ एक दूसरे से बहुत दूर थे, जिससे वो विशालकाय एनिमल पूरी रफ्तार से जंगल में दौड़ सकता था। पेड़ इनक्रेडिबली ऊंचे थे, 100 मीटर या सैकड़ों मीटर तक, यहां तक कि बादलों से भी ऊंचे। और ऐसे पेड़ उस बेहद बंजर जमीन पर उगाए। विशाल जंगल में हर जगह चट्टानें, पहाड़ियां और रेगिस्तान थे। यहां तक कि कुछ पेड़ तो ऐसे भी थे जो काले लौह पत्थर में जड़े जमा चुके थे। एक विशाल शिलाखंड पर उग रहा एक दिव्य वृक्ष जो सैकड़ों मीटर ऊपर तक फैला हुआ था, एक भव्य दृश्य था। लेकिन ये कोई रेयर दृश्य नहीं था, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता था। विशाल जंगल में मिट्टी बहुत कम थी, सतह चट्टानों से अटी पड़ी थी। 90% पेड़ों के पास इन चट्टानों में उगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये चट्टानें चारों ओर से खुरदरी थीं और हर जगह खड़ी चट्टानें थीं, जिससे बंदरों के लिए भी चढ़ना मुश्किल हो गया था। हजारों मीटर ऊंची पर्वत चोटियां, उभरी हुई एकाकी चोटियां या पर्वत श्रृंखलाएं छोटी मानी जाती थीं। 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ देखना आम बात थी, जिनकी बर्फ से ढकी चोटियां हजारों सालों में कभी नहीं पिघलीं, जिससे वे स्टील जैसी मजबूत हो गईं। पर्वत चोटियों के बीच ये ऊंची चट्टानों से भरा हुआ था, जिनमें अथाह घाटियां थीं। ये वो विशाल जंगल था जिसमें भयानक वीरान एनिमल छिपे थे, जो किसी भी योद्धा को एक ही घूंट में निगल सकते थे। उनके या उन भयंकर एनिमल के बिना भी कोई भी नॉर्मल योद्धा इस विशाल जंगल को पार नहीं कर पाता, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था। चट्टानों पर चढ़ना, खाइयों को पार करना और बर्फानी तूफानों, हिमस्खलन और ऊंचे पहाड़ों पर अदृश्य बर्फ की गुफाओं का सामना करना। यहां तक कि एक बैंगनी रक्त योद्धा को भी इन भूमियों से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। स्वर्ण रक्षक के विशालकाय एनिमल बहुत बड़े थे। वे ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी इजिली दौड़ सकते थे, मानो वे मैदान हो। विशालकाय एनिमल एक खाईनुमा रास्ते से गुजरते थे, जो प्रताप और लियान कबीलों के बीच आने जाने का रास्ता था। यात्रा के आधे रास्ते में विशालकाय एनिमल 2 बड़े पहाड़ों से गुजरा और आदर्श ने अंततः ताओ आदिवासी कबीले को देखा, जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। इमारतें मछली के शल्कों की तरह लाइनअप में खड़ी थीं। सड़कें लोगों से भरी थीं और दुकानों में भीड़ लगी हुई थी। ताओ जनजाति के बीच में एक ऊंची इमारत और एक मीनार थी। ताओ जनजाति के कबीले में जो लोग टावर में रह सकते थे, वे सभी बैंगनी रक्त योद्धा थे, क्योंकि वे जनजाति के रक्षक थे। तुम यहीं रहोगे। ताओ जनजातीय कबीले ने छोटी जनजातियों के पार्टिसिपेंट्स के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था की थी। ताओ जनजाति के कबीले के आसपास दर्जनों छोटी छोटी जनजातियां थीं। हर जनजाति से 10 लोग आए थे और ताओ जनजाति के कबीले के युवा होनहार उम्मीदवारों की संख्या सभी छोटी जनजातियों के पार्टिसिपेंट्स की टोटल संख्या से भी ज्यादा थी। सिलेक्शन में 1000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। पार्टिसिपेंट्स के लिए तैयार अकोमोडेशन को 3 बड़े एरियाज में डिवाइड किया गया था। यह क्लियर था कि तीनों एरियाज में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था। फर्स्ट एरिया अलग अलग छोटी इमारतों से बना था। हर छोटी इमारत बेहद खूबसूरती से बनी थी। यह आदर्श के प्रीवियस लाइफ के विला जैसी लग रही थी। सेकेंड एरिया बड़े बड़े मकानों की साफ सुथरी कतारों से बना था। हालांकि वे इमारतों की तुलना में कम आलीशान थे, फिर भी ईंटों से बने थे और बेहद कंफर्टेबल लग रहे थे।
फिर थर्ड पार्ट था जो टेम्पररी लकड़ी की झोपड़ियों से बना था। लकड़ी की झोपड़ियां जर्जर थीं और साथ सज्जा ऑर्डिनरी थी। हर झोपड़ी में सिर्फ एक मेज और 4 बिस्तर थे। एक रूम में 4 बिस्तरों के साथ यह आदर्श के प्रीवियस लाइफ के कॉलेज के हॉस्टल जैसा लग रहा था। फर्स्ट एरिया ताओ जनजातीय वंश की संतानों के लिए तैयार किया गया था, जहां वे प्रत्येक एक छोटी इमारत का आनंद ले सकते थे। सेकेंड एरिया विक्रम जैसे छोटे आदिवासी कुलों के लीडर्स के लिए तैयार किया गया था। हर व्यक्ति उन विशाल खपरेल की छत वाले घरों में से एक में रहता था। थर्ड एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते थे और यहीं पर आदर्श जैसे अनुयायी और योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स ठहरते थे। छोटे कबीलों का हर लीडर राज्य के सिलेक्शन में हिस्सा लेता था, इसलिए वे अपने आदमियों को साथ लाते थे क्योंकि वहां 10 जगहें थी। दूसरों के लिए ये अनुयायी दासों के समान ही थे। हालांकि वे भी राज्य के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहां थे। दासों और उनके स्वामी के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था। वे एक ही स्थान पर कैसे रह सकते थे? इस डिफरेंट दुनिया में पदानुक्रम की एक कठोर अवधारणा थी जो एंशिएंट चाइना के समान थी। जब आदर्श अपने घर पहुंचा तो उसने अपने 3 अन्य रूममेट्स को देखा। वे लगभग 14 साल के थे, उससे ज्यादा बड़े नहीं। उन्होंने भी लिनिन के कपड़े पहने थे, लेकिन वे न्यू लग रहे थे। उन्होंने जरूर इसके लिए न्यू क्लॉथ्स तैयार किए होंगे। विशाल जंगल में बहुत सारे पीड़ित लोग थे। अब टाइम आ गया है कि हम बाहर जाएं और देखें कि विशाल जंगल के टैलेंटेड लोग कैसे होते हैं। इस थॉट के साथ आदर्श लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकल गया। ताओ जनजाति का कबीला बहुत बड़ा था। इस एरिया का यूज मूल रूप से जनजाति को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। वैभव दिव्य साम्राज्य के सिलेक्शन के लिए ये कोई ऑर्डिनरी अखाड़ा मुकाबला नहीं था, क्योंकि परीक्षक पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर परखने के लिए तरह तरह की बाधाएं खड़ी करते थे। जहां तक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, वो अभी भी अननोन था। रेजिडेंशियल एरिया के सामने आदर्श ने एक जाना पहचाना फेस देखा, विक्रम। लेकिन विक्रम कई युवा कुलीन लोगों के साथ था। उन्होंने एक युवक को घेर लिया जिसके होंठ लाल और दांत चमक रहे थे। वो सफेद कपड़े पहने था और लगभग 14 साल का था। वो गोरा था और बिल्कुल लड़कियों जैसा दिखता था। वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल था। विक्रम, जो हमेशा अभिमानी रहता था, अपने चेहरे पर एक विनम्र स्माइल बिखेर रहा था। वो अन्य जनजातियों के युवा स्वामियों के साथ खड़ा होकर राज्य के सिलेक्शन पर डिस्कस कर रहा था। विक्रम, जिन लोगों का तुमने जिक्र किया वे तो जिक्र के लायक भी नहीं है। 14 साल का बच्चा बहुत ही दबंग था। इस राज्य के सिलेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 90% अनुयायी या दास हैं जिन्हें यहां जगह भरने के लिए लाया गया है। इन दासों को रिमूव करने के बाद कितने बचते हैं? अगर तुम ठीक से काउंट करना चाहो तो 100 से ज्यादा लोग नहीं हैं। ये 100 लोग आम लोगों को तो ताकतवर लगेंगे, लेकिन मेरे लिए तो एक छोटे से कबीले का खास तौर पर पाला पोसा वारिस भी कुत्ता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम मुश्किल से ही इसमें कामयाब हो पाओगे। ये चुनाव तो बिल्कुल बेकार है। जिस बच्चे ने ये वर्ड्स कहे थे वो बिल्कुल दबंग था। आदर्श ये वर्ड सुनकर चौंक गया। आखिर वो पर्सन कौन था? उस पर्सन ने ये वर्ड्स जोर से कहे थे जिससे आसपास के लोगों को भी ये सुनाई गए। इस उपहास में बड़ी संख्या में लोग भी इन्वॉल्व थे। बच्चे ने जिन लोगों का डिस्क्राइब किया था वे या तो गुलाम थे या कुत्ते। अरे ये बच्चा कौन है? एक विशालकाय पर्सन अब और नहीं रुक सका और सफेद कपड़े पहने युवक की पिटाई करने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? वो ताओ आदिवासी कबीले का तीसरा युवा गुरु तेजस है। कौन सा तीसरा युवा स्वामी? उस आदमी ने पूछा जो कंफ्यूज्ड था। तुम्हें नहीं पता? वो ताओ जनजाति कुल का तीसरा युवा गुरु है। ताओ जनजाति कुल द्वारा सावधानी पूर्वक पोषित एक कुलीन। पहला युवा गुरु 18 ईयर्स का है और उसका साधना स्तर बैंगनी रक्त क्षेत्र के मिडिल चरण तक पहुंच गया है। दूसरा युवा गुरु 16 ईयर्स का है और अभी अभी बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर किया है। और तीसरे युवा गुरु सबसे कम एज के हैं और अभी अभी 14 ईयर्स के हुए हैं, लेकिन उनका साधना स्तर पहले से ही क्यू संग्राहक क्षेत्र के चरम पर है। मोस्ट लोग कह रहे हैं कि वो 15 ईयर्स की एज से पहले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर कर जाएगा। 15 ईयर्स की एज में बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर? ये वर्ड सुनकर सबकी सांसें थम गईं। गुस्से में भरे उस आदमी की अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रही। वो 25 ईयर्स का था और नश्वर रक्त के थर्ड चरण में वो उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता था? तेजस के अभिमानी वर्ड सुनकर विक्रम भी अपना मुखौटा नहीं बचा पाया। उसकी जिस टैलेंट पर उसे प्राउड था, उसकी आलोचना मुश्किल से ही सही कहकर की गई थी। लानत है, अगर उजाड़ हड्डियों के शोधन में फेलियर नहीं होती तो मैं पर्पल ब्लड के इनिशियल स्टेजेस में होता। नश्वर रक्त से लेकर बैंगनी रक्त तक पहले वाले को नश्वर माना जाता था, जबकि दूसरे वाले को नश्वरता से भी ऊपर माना जाता था। ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थीं। अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो 17 ईयर्स की एज तक वो पर्पल ब्लड साम्राज्य के इनिशियल दौर में होता। एक पुअर जनजाति से ऐसे रिजल्ट्स पाना प्राउड की बात होती। इस साम्राज्य का सिलेक्शन अब कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। क्या उसे इस बच्चे की शेखी बघारने की जरूरत पड़ती? तेजस ने विक्रम के कंधे थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम समझदार हो। आगे से मेरे पीछे आना। तुम्हें पर्पल ब्लड के दायरे में क्विकली पहुंचना होगा। 17 ईयर्स की एज तक ऐसा न कर पाना थोड़ा स्लो है।
तेजस ने एक नाजुक जगह को छुआ। हालांकि विक्रम बेहद सैड था, फिर भी वो बस इतना ही कह सका, आपकी सराहना के लिए शुक्रिया। मैं जरूर और ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र में एंटर करूंगा। विक्रम को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं टूट पाया। ताओ जनजाति द्वारा उसे दी गई फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्रॉस्ट के जहरीले जहर और हड्डियों को परिष्कृत करने के बाद बीमार पड़ने वाले स्वस्थ शरीर वाले लोगों ने इसे क्लियर कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? विक्रम इसे कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी वीरान हड्डी का सार नहीं खाया था और न ही उसे पता था कि असली वीरान हड्डी का सार खाने के बाद क्या होगा। उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, इसलिए यह बताना इजी नहीं था कि क्या गड़बड़ हुई थी। अरे ये बच्चा। ऐसा हुआ कि तेजस ने आदर्श को देखा। चूंकि विशाल जंगल में बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे, इसलिए उनके शरीर का डेवलपमेंट स्लो था। इस वजह से आदर्श का शरीर अभी भी बहुत छोटा था और वो भीड़ में अलग दिखता था। तेजस को शुरू में लगा था कि 14 ईयर्स की एज में वो इस राज्य के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे कम एज का पर्सन होगा। सडनली उसने चौक में किसी और को देखा जो उससे भी कम एज का था, इसलिए उसने आदर्श पर स्पेशल अटेंशन दिया। इतनी कम एज में वो राज्य के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तेजस ने भौहें चढ़ाई। वो राज्य के सिलेक्शन में सबसे कम एज का पार्टिसिपेंट होने का ओनर चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ये ओनर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसे स्वर्ण रक्षक के सबसे कम एज के चुने हुए मेंबर का ओनर मिल सकता था। युवा गुरु तेजस, उस बच्चे का नाम आदर्श है। वो मेरे लियान जनजाति के कुल से है और उसमें मार्शल आर्ट की टैलेंट है। वो लकी था और उसके साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी जिससे उसे कुछ स्ट्रेंथ मिली। जैसा कि युवा गुरु तेजस जानते हैं, हमारे लियान जनजाति के कुल में संसाधनों की कमी है और वो ज्यादा टैलेंट्स को निखारने में असमर्थ है, इसलिए मैं उसे दुनिया का एक्सपीरियंस कराने के लिए यहां लाया हूं। तेजस की नजरों को देखकर विक्रम ने कहा। मैं समझ गया। विक्रम की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तेजस की इस बच्चे में इंटरेस्ट खत्म हो गई, क्योंकि वो उल्लेखनीय नहीं था। वो इस एरा के ट्रू हीरोज पर फोकस करना चाहते थे, न कि विशाल जंगल के स्वयंभू अभिजात वर्ग पर। फॉर एग्जाम्पल, तेजस ने अपना सिर घुमाया और दूर स्थित एक ऊंचे टावर पर नजर डाली। वो मीनार लगभग 200 फुट ऊंची और 12 मंजिला थी। वो चमकीले बैंगनी सुनहरे रंग की थी। युवा गुरु तेजस, आप क्या देख रहे हैं? विक्रम ने तेजस की नजरों का पता लगाया और मीनार की ओर देखा। वो मीनार खास लग रही थी। उस मीनार पर कैसा इंसान है? कोई आम लड़की नहीं। विक्रम को तेजस से ऐसे वर्ड्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तेजस ने छोटी एज से ही सक्सेस का आनंद लिया था और ऐसे एनवायरनमेंट में पले बढ़े थे जहां उन्हें एक स्टार की तरह माना जाता था। उन्होंने कभी ताओ जनजाति के कबीले से बाहर स्टेप नहीं रखा था और न ही कभी कष्ट सहे थे, लेकिन उन्हें ताओ जनजाति के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक माना जाता था। इतने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ क्या वो अभिमानी नहीं हो सकते थे? इसके अलावा वो 14 ईयर्स का बच्चा था और उस एज में था जब वो बहुत आत्म महत्वपूर्ण महसूस करता था और हीरो बनने का ड्रीम देखता था। ये कहना कि वो लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी, इसका मतलब था कि वो बेहद चमकदार थी। क्या वो भी राज्य के सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है? विक्रम ने पूछा। ऐसी असाधारण लड़की में उसकी इंटरेस्ट नेचुरल थी। अगर वो उसे जान सके और उसका दिल जीत सके तो वो उसकी इस यात्रा में उसकी बहुत हेल्प कर सकेगी। राज्य का सिलेक्शन? तेजस ने व्यंग्य किया। मैंने पहले ही कहा था कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। असाधारण होने का क्या मीनिंग है? आपके पास ऐसी टैलेंट है जिससे लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, अथाह शक्ति है और एक रहस्यमय पृष्ठभूमि है जो किसी को भी भयभीत कर देती है। ऐसा पर्सन राज्य के सिलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? स्वर्ण रक्षक के 1000 परिवारों को भी उसके प्रति अत्यंत विनम्र होना पड़ता है। आपको लगता है कि स्वर्ण रक्षक उसे राज्य के सिलेक्शन में इन्वॉल्व करने की हिम्मत कर सकते हैं, भले ही वो राज्य के सिलेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहती हो? तेजस ने एक अलंकारिक क्वेश्चन पूछकर विक्रम को चौंका दिया। क्या ये इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था? विक्रम के लिए स्वर्ण रक्षक पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली सेना के लिए उसके 1000 घरों को इस लड़की के प्रति रिस्पेक्ट रखना पड़ा। फिर उसकी किस तरह की आइडेंटिटी थी? तेजस ने विक्रम के स्तब्ध भाव को देखकर कुछ तिरस्कार व्यक्त किया। तो क्या हुआ अगर वो कुलीन फैमिली से है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। कई प्राचीन सम्राट ऐसे थे जो अंततः फलने फूलने से पहले ऑर्डिनरी लोग थे। आज के राज्य का सिलेक्शन तो बस मेरा फर्स्ट स्टेप है। फ्यूचर में जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैं वैभव दिव्य साम्राज्य छोड़ दूंगा और पूरी वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। जब ऐसा होगा तो उस असाधारण लड़की के पीछे छिपी स्ट्रेंथ मुझे दिखाई देगी। अंततः उसकी मुझसे सगाई हो जाएगी, फिर उससे मैरिज करना कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। तेजस ने कॉन्फिडेंस से अपना एक आलाप व्यक्त किया। विक्रम दंग रह गया। उसे पहले से ही यकीन था कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। स्वर्ण रक्षक में एक प्रतिष्ठित पद पाकर उसे राज्य में नाइट की उपाधि मिलेगी और वो फलता फूलता रहेगा। लेकिन तेजस वैभव दिव्य साम्राज्य छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। विशाल वैभव दिव्य साम्राज्य से रोक नहीं पा रहा था। चाहे इसका मीनिंग युवा और पागल होना हो या ये कि नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते, ये 14 वर्षीय तेजस का डिस्क्राइब करने का सबसे बेस्ट वे था। आदर्श ने ये सब किनारे से ही समझ लिया था।
सबसे ज्यादा अभिमानी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस कोई और उससे ज्यादा अभिमानी होता है। तेजस, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घमंड के बारे में जानती है? जहां तक टॉवर में असाधारण लड़की की बात है जिसके प्रति स्वर्ण रक्षक के 1000 परिवारों को रिस्पेक्ट रखना था। आदर्श ने आंखें मूंद ली और बैंगनी सोने के टॉवर की ओर देखा, और उसे पता नहीं था कि इस समय कोई टॉवर से उसे देख रहा था। ज्योति टॉवर की खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें व्यस्त सड़क पर भीड़ के बीच आदर्श को पहचान सकती थीं। उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी और इतनी दूरी पर भी वो आदर्श का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। गुरुजी, वो सचमुच आया था। ज्योति मुस्कुराई। बूढ़े दुर्जय ने कहा था कि लियान जनजाति के पिछले पहाड़ पर अलग अलग रास्ते जाने के बाद वे शायद आदर्श से दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन उस युवक ने ज्योति के यिन मेरिडियन को एक जादुई एहसास दे दिया था। हालांकि ये परछाइयों को पकड़ने जैसा था, ये सोचना कि वो स्पेशल एहसास उसकी यिन मेरिडियंस को ठीक कर सकता है, एक पागलपन भरा विचार था। हालांकि बूढ़ा दुर्जय कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो ताओ आदिवासी कबीले में ही रुक गया ताकि उस बच्चे के आने का इंतजार कर सके। मेरिडियन क्षेत्र में पहुंचा एक छोटा बच्चा डेफिनेटली विशाल जंगल में एक उत्कृष्ट टैलेंट था। ऐसा टैलेंटेड पर्सन राज्य के सिलेक्शन से कैसे मिस कर सकता था? देखते हैं ये बच्चा सिलेक्शन में कैसा परफॉर्म करता है। एक दिन बाद 1000 मील के दायरे में फैले छोटे छोटे कबीलों के सभी पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे ताओ कबीलों में पहुंच गए। एक रात आराम करने के बाद राज्य का सिलेक्शन ऑफिशियली शुरू हो गया। सिलेक्शन का स्थान ताओ जनजातीय कबीले के शहर के ठीक बाहर एक समतल बंजर भूमि थी। यह समतल बंजर भूमि एक बड़े एरिया में फैली हुई थी। इसकी सतह काले लोहे के पत्थरों से अटी पड़ी थी, मानो वे स्पेशली बिछाई गई टाइलें हों। 1000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जो अपने अपने आदिवासी कुलों में बट गए थे, बंजर भूमि पर सुव्यवस्थित ढंग से लाइनअप होकर खड़े थे। बीच में ताओ जनजाति के कुलीन युवा थे। उनकी संख्या लगभग 600 थी और सभी छोटी जनजातियों के सम्मिलित मेंबर से भी ज्यादा लोग थे। न केवल उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, बल्कि उनकी साधना की क्वालिटी भी उत्कृष्ट थी। यहां तक कि जो लोग संख्या बढ़ाने के लिए चुने गए थे, वे लियान कबीले के योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। आदर्श ने देखा कि उन लोगों के ठीक सामने ताओ जनजाति के तीसरे युवा गुरु तेजस खड़े थे। पहले और दूसरे युवा गुरु की बात करें तो वे प्रेजेंट नहीं हुए। राज्य के सिलेक्शन के रूल्स के अनुसार पहला इवैल्यूएशन एक प्रारंभिक दौर था। इसमें उन लोगों को बाहर कर दिया जाता जिनमें स्ट्रेंथ की कमी थी। जो लोग पहले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र में पहुंच चुके थे, उन्हें प्रारंभिक दौर में पार्टिसिपेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे केवल अंतिम सिलेक्शन दौर में पार्टिसिपेट कर सकते थे। दरअसल पर्पल ब्लड क्षेत्र में पहुंचकर स्वर्ण रक्षक में जगह पक्की हो गई थी। अंतिम सिलेक्शन दौर तो बस औपचारिकताएं पूरी करने का था। 28 ईयर्स की एज से पहले पर्पल ब्लड योद्धा, भले ही वे पर्पल ब्लड क्षेत्र के इनिशियल दौर में ही क्यों न हो, अपनी टैलेंट साबित कर चुके थे, इसलिए वे स्वर्ण रक्षक के मेंबर बनने के लिए पूरी तरह योग्य थे। पूरे ताओ कबीले में पहले और दूसरे युवा गुरु के अलावा 7 अन्य बैंगनी रक्त योद्धा थे जिनकी एज 28 ईयर्स से कम थी। इसलिए राज्य के सिलेक्शन में इन 9 लोगों के लिए पहले से ही 9 स्पॉट्स आरक्षित थे। अंतिम 11 स्पॉट्स के लिए 1000 से अधिक लोगों के बीच कंपटीशन हुई। घुड़सवार सेना का एक ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनका लीडरशिप स्वर्ण रक्षक के 1000 होम्स के मुखिया अधिकारी रुद्र कर रहे थे। वो ताओ जनजातीय कबीले में सिलेक्शन के जांच अधिकारी भी थे। अधिकारी रुद्र ने धीरे से लगाम कसी और घोड़े से उतरा। अब मैं पहले प्रारंभिक दौर के रूल्स की अनाउंसमेंट करूंगा। अधिकारी रुद्र अपने सीधे साधे रवैये के साथ स्ट्रेट थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही सीधे मुद्दे पर आ गए। सिलेक्शन का फर्स्ट दौर आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए है। आत्मा? पार्टिसिपेंट्स दंग रह गए। वे अनुमान लगा रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा स्ट्रेंथ टेस्ट या ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल और इजी था। लेकिन आत्मा की परीक्षा? आत्मा क्या है? इसे कैसे परखा जाता है? आत्मा आपका मनोबल है और ये आपकी दृढ़ता भी है। महान आत्मा वाला पर्सन परिस्थितियों का निर्णायक ढंग से सामना कर पाएगा। वे साहसी होंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। वे किसी भी प्रलोभन की परवाह किए बिना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्शल आर्ट सीखने के मार्ग में कई बाधाएं हैं, कई रहस्यमय क्षेत्र हैं जो लाइफ के लिए खतरा हैं, और बिना आत्मा और दृढ़ संकल्प के आप इन क्षेत्रों में एंटर करने का करेज नहीं कर पाएंगे। वॉर में किसी शक्तिशाली वीरान पशु का सामना करते समय मानव नगरों की रक्षा के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। वॉर में किसी आदिम वीरान पशु का सामना करते समय यदि आप डरपोक हैं तो आप अपनी आधी भी वास्तविक शक्ति डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। आप वॉर कैसे कर पाएंगे? क्षेत्रों को भेदने के मार्ग पर एक स्टेप अपने भीतर के राक्षसों को पराजित करना है। आपको हर चीज को भेदने के लिए गति और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। एक अद्वितीय एक्सपर्ट बनने के मार्ग पर आपको अनगिनत प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। कई शक्तियां आपको धन, खजाना और सुंदरता प्रदान करके अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, आपको भ्रष्ट करने की उम्मीद में, और फिर अंततः आपका शोषण करेंगी। यदि आप बिना दृढ़ संकल्प के इन प्रलोभनों में लिप्त रहे तो ये आपके मार्शल आर्ट पथ का एंड होगा। तो एक योद्धा का फ्यूचर टैलेंट नहीं बल्कि आत्मा है। अधिकारी रुद्र का एकालाप सुनकर आदर्श को यह बात गहराई से समझ में आ गई।
महान आत्मा होना एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक निपुण पर्सन में होना चाहिए। प्राचीन के सभी हीरो एक ही गोल पर केंद्रित थे और वे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहे। विपत्तियां और प्रलोभन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। इस आत्मा को प्राचीन में आभा के नाम से जाना जाता था। जो लोग किसी पर्सन की आभा पढ़ सकते थे वे किसी सिद्ध पर्सन के सिर के ऊपर एक बैंगनी प्रभामंडल देखते थे। इस प्रभामंडल वाले पर्सन को स्वर्ग के पुत्र की आभा वाला माना जाता था। उपन्यासों में इसे विनर की आभा वाला कहा जाता है। संक्षेप में स्वर्ग के पुत्र की आभा का मीनिंग है कि उनके पास महान कार्य करने की शक्ति है। अधिकारी रुद्र ने आगे कहा, तुम्हारी आत्मा का पता लगाने के लिए यह एक समग्र परीक्षा होगी। एक सिंपल परीक्षा तुम्हारा सही आकलन नहीं कर पाएगी। अब तुम सब मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ। सबसे नजदीकी पर्सन मुझसे कम से कम 50 कदम दूर होना चाहिए। इसके साथ ही भीड़ हिलने लगी। बिना किसी एकमत दिशा के हजारों लोगों की भीड़ और अधिकारी रुद्र के आदेशों की अस्पष्टता ने माहौल को अस्त व्यस्त कर दिया। इस सिचुएशन को देखकर तेजस और विक्रम सहित कई लोगों ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। ताओ जनजाति के लोगों, मेरी आज्ञा सुनो। हम हाथ पकड़कर 1000 होम्स वाले रुद्र के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे और फिर फैल जाएंगे। चूंकि ताओ जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए हाथ पकड़कर और घेरा बनाकर वे भ्रम की सिचुएशन से बच सकते थे। कई अन्य जनजातियों ने भी इसका फॉलो करना शुरू कर दिया। आदर्श, तुम वहां बेकार क्यों पड़े हो? उस पार जाओ। क्या तुम देख नहीं सकते कि वहां बहुत कम लोग हैं? विक्रम आदर्श पर चिल्लाया। उसे लगा कि इस अव्यवस्था में व्यवस्था बनाए रखना भी उसकी आत्मा को दिखाने का एक वे है। अगर वो इसे अच्छी तरह से करता तो वो स्वर्ण रक्षक के उच्च वर्ग का ध्यान अट्रैक्ट कर लेता। ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। आदर्श आखिरकार लियान जनजाति का मेंबर था। अगर आदर्श उसके आदेशों का फॉलो नहीं करता और बेकाबू हो जाता तो उसकी बदनामी होती और वो अयोग्य साबित होता। आदर्श ने विक्रम को ठंडेपन से देखा और कहा, बस अपने गुर्गों का ख्याल रखना। आदर्श के वर्ड्स ने विक्रम को ठंडा कर दिया। मैं देखता हूं कि तुम कब तक अभिमानी रह सकते हो सकता है कि तुम में मार्शल आर्ट की टैलेंट हो, लेकिन आत्मा की इस परीक्षा में तुम्हारे जैसे गरीब और हमेशा भूखे रहने वाले अनुयायी में ये टैलेंट कैसे हो सकती है? आत्मा महान कार्य करने की कैपेबिलिटी थी और केवल लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन ही इसे अचीव कर सकता था। लियान जनजाति के कबीले का लीडर कौन था, ये क्लियर था। चलो ट्राई करते हैं और पता लगाते हैं कि किसमें ज्यादा स्पिरिट है। आदर्श ने कंधे उचका दिए। और हाँ, यंग मास्टर विक्रम, आपकी इंजरी कैसी है? इससे बाद में स्पिरिट की परीक्षा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, है ना? आदर्श लोगों की कमजोरियों को ढूंढने और उन कमजोरियों के बारे में उनका उपहास करने में माहिर था। बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर करने में विक्रम की फेलियर और इस फेलियर पर उसका क्रोध, जिसके कारण उसे खून की खांसी हुई, उसकी सबसे निराशाजनक और शर्मनाक मेमोरी थी। जब आदर्श ने इसका मेंशन किया तो विक्रम का फेस उतर गया। साले, देखता हूं कब तक तू इतना अभिमानी बना रहेगा। आखिरकार तू मेरे हाथों में पड़ जाएगा और तब मैं तुझे बताऊंगा कि जिंदा मौत जीने का क्या मीनिंग होता है। धीमे स्वर में यह कहने के बाद विक्रम मुड़ा और चला गया। आदर्श हंसा और उसे विक्रम की कोई परवाह नहीं थी। वो भीड़ के साथ साथ चल रहा था और बीच बीच में अधिकारी रुद्र की तरफ देख लेता था। उसने देखा कि अधिकारी रुद्र अपने अंतरिक्षीय घेरे से एक काला बक्सा निकाल रहा है, जिसकी लेंथ 3 मीटर से ज्यादा थी। ये ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से काले लोहे से बना था और इसकी सतह प्राचीन रहस्यमय दिखने वाले शिलालेखों से ढकी हुई थी। जब सभी लोग फाइनली अधिकारी रुद्र के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए तो उन्होंने भीड़ से ठंडे स्वर में कहा, प्रारंभिक तैयारी शुरू होने वाली है। मैं आप सभी को एक एडवाइस दूंगा, इसे ज्यादा मत बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आप में जोश की कमी है तो चोट से बचने के लिए दूर खड़े हो जाइए। अधिकारी रुद्र की बातें सुनकर कोई भी नहीं हिला, बल्कि तेजस और विक्रम समेत कुछ लोग अपनी आत्मा का डिस्प्ले करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। अधिकारी रुद्र मुस्कुराया और डिब्बा खोला। डिब्बे से उसने 3 फुट लंबी एक काली चीज निकाली। ये एक घुमावदार नुकीली रीढ़ थी। नुकीली रीढ़ घुमावदार थी और तलवार जैसी दिख रही थी। आदर्श बता सकता था कि वो काली वस्तु एक विशाल एनिमल का सींग थी। अधिकारी रुद्र द्वारा सींग निकालने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। क्या इसका ऑब्जेक्टिव किसी की आत्मा को परखना था? हर कोई उलझन में था और ये नहीं जानता था कि इवैल्यूएशन कैसे होगा। अजीब बात यह थी कि हॉर्न के सामने खड़े होने पर उन्हें बेचैनी का एहसास हो रहा था। बेचैनी की ये फीलिंग उनके दिलों में घर कर गई। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है वे पीछे हट जाएं, वरना ये परीक्षा उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देगी। हो सकता है कि ये आपको फिर कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से भी रोक दे, अधिकारी रुद्र ने गंभीरता से कहा। उसके साथ खड़े स्वर्ण रक्षक के कुछ मेंबर्स पीछे हट गए और अधिकारी रुद्र को अकेला छोड़ दिया। कुछ हल्की थपथपाहट के साथ सींग के चारों ओर टिमटिमाते हुए ऋण प्रकट हो गए। लगता है सींग पर मुहर लग गई थी और अब परीक्षक मोहरे खोल रहा है। जलते हुए ऋणों को देखकर आदर्श समझ गया। जब उसे बूढ़े दुर्जय से चीलिन का सिर मिला था तब भी बूढ़े दुर्जय ने कुछ ऐसा ही किया था। ऊर्जा की हानि को रोकने के लिए लोग उजाड़ हड्डियां प्राप्त करने के बाद उन्हें एक रहस्यमय तकनीक से सील कर देते थे।
वे उन्हें तभी खोलते थे जब उन्हें परिष्कृत करके यूज करना होता था। ये सींग जरूर किसी उजाड़ एनिमल का होगा, आदर्श ने सोचा। अगर ये उजाड़ एनिमल था तो जरूर कोई प्रभावशाली होगा, क्योंकि जैसे ही मोहरें हटाई गईं, सींग से रंग बिरंगे हल्के बिंदु दिखाई देने लगे। ये प्रकाश बिंदु केवल आदर्श की बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ी के माध्यम से ही देखे जा सकते थे। सींग में निहित ऊर्जा की तुलना में विक्रम की फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियां भी फीकी पड़ गईं। इतनी प्रबल ऊर्जा, मुझे आश्चर्य है कि ये सींग किस वीरान एनिमल का है। आदर्श चौंक गया और अनिश्चित हो गया, और उसने महसूस किया कि उसके बगल में बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स घबरा गए थे। कुछ की हालत तो और भी खराब थी और वे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। अधिकारी रुद्र की तेज उंगलियों से एक के बाद एक मोहरें उठाई गईं। जैसे जैसे आदर्श की दृष्टि में अधिक से अधिक रंगीन प्रकाश बिंदु दिखाई देने लगे, अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स कांपने लगे। अचानक अधिकारी रुद्र रुक गया। उसने अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में बोला, शुरू हो गया पहला इम्तिहान, तुम्हारी आत्मा का इम्तिहान। इसके साथ ही अधिकारी रुद्र ने हाथ हिलाकर आखिरी मुहर उतार दी। जिस क्षण मुहर हटाई गई, आदर्श ने एक चमकदार प्रकाश स्तंभ को आकाश में उठते देखा, जैसे कोई तलवार बादलों में चुभ रही हो। ये है, आदर्श की एक्सप्रेशन बदल गई और वो कई कदम पीछे हट गया। जहां तक आदर्श के आसपास के पार्टिसिपेंट्स की बात है, उनके चेहरे राख से लाल हो गए थे। वे ठंडे पसीने से भरे हुए थे और उनके घुटने नरम पड़ गए थे, जिसके कारण वे जमीन पर घुटने टेककर गिर पड़े। कुछ लोगों को तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनके दांत किटकिटा रहे थे। उन्हें बस एक विशाल अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था जो उन्हें घेरे हुए थी, जिससे वे बुरी तरह डर गए थे। जो लोग अभी भी खड़े हो सकते थे, वे कांपते शरीर के साथ पीछे हट गए। लगभग 10 मीटर पीछे हटने के बाद वे मुड़े और भाग गए। इतना शक्तिशाली वीरान एनिमल! आदर्श चौंक गया। इस समय उसे एहसास हुआ कि प्रकाश स्तंभ ने एक प्रेत छवि बना ली थी। ये प्रेत छवि न केवल आदर्श ने देखी, बल्कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने भी देखी। वो विशालकाय था और उसके अंग मजबूत थे। उसका शरीर किसी विशाल सफेद बाघ की तरह नीली लपटों से जल रहा था, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा भयानक था। जब विशाल प्रेत एनिमल प्रकट हुआ तो सभी की सांसें थम गईं। वो एनिमल बेकाबू था, लेकिन सबको मारने की नीयत से घूर रहा था, मानो वो कभी भी हमला कर देगा और बेरहमी से हत्याएं शुरू कर देगा। जो लोग इसे सहन नहीं कर सके, जैसे कि योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स, वे बुरी तरह डर गए। एक आदमी जो 500 पाउंड वजन उठाने की ताकत रखता था और जिसने पहले आदर्श का मजाक उड़ाया था, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गीली पैंट पेशाब की बदबू से सनी हुई थी। मत खाओ मुझे, वो भ्रम में खोया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो उस क्षेत्र से रेंगते हुए बाहर निकलने के लिए कांप रहा था। जैसा कि अधिकारी रुद्र ने कहा, यह टेस्ट किसी पर्सन की बुद्धि को नष्ट कर सकता है तथा उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने तथा कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। लेकिन फिर यदि वे बुरी तरह डर भी गए होते, तो भी अपनी टैलेंट की कमी के कारण वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। आदर्श निश्चल खड़ा रहा और उसे एक क्षणिक ठंड महसूस हुई। उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने देखा कि प्रेत छवि से ऊर्जा प्रकाश बिंदु धीरे धीरे उसकी ओर तैर रहे थे। यहां तक कि ऐसी भयंकर और डरावनी हड्डियों की ऊर्जा भी उसकी सील हटा दिए जाने के बाद बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ये देखते हुए कि बैंगनी क्रिस्टल सीन की सारी ऊर्जा सोख लेगा, आदर्श का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अवशोषण की गति धीमी करने के लिए इमीडिएटली बैंगनी क्रिस्टल के साथ संपर्क बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले आदर्श ने फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियों की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लिया था और अपनी मेरिडियन नाड़ियां लगभग तोड़ दी थीं। इसलिए सबक सीखकर उसे लगा कि इस अनजान सींग से, जिसकी ऊर्जा फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियों से कई गुना ज्यादा थी, सारी ऊर्जा सोखने से उसका शरीर फट जाएगा। जैसे ही आदर्श ऊर्जा के उभार से निपटने पर फोकस कर रहा था, उसके आसपास के बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स समाप्त हो गए। जैसा कि अधिकारी रुद्र ने कहा, उनमें आत्मा का अभाव था, इसलिए वे उस भयानक आभा का सामना नहीं कर पाए। ऐसे लोग किसी रहस्यमयी देश में एंटर करते समय या किसी वीरान एनिमल से लड़ते समय अपनी पूरी शक्ति का डिस्प्ले कभी नहीं कर पाते, और वे बस एक कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं थे। बेशक कचरे से मजबूत योद्धा प्रकट हुए। लगभग 400 लोग इस दबाव को झेल सकते थे और उनमें से 100 लोग इजीली इसका सामना कर सकते थे। ये इस हद तक था कि विक्रम और तेजस सहित दर्जनों लोग ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसने में एबल थे। तेजस ने अपने आसपास के लोगों पर एक नजर डाली और उसे बस तिरस्कार का एहसास हुआ। उन निकम्मे लोगों को उस वीरान एनिमल के आभा मंडल के सामने ऐसे बदसूरत हाव भाव दिखाते देखना कितना भद्दा था। वो ये देखकर सरप्राइज नहीं हुआ कि विक्रम वहीं दृढ़ता से खड़ा था। लेकिन ओह, तेजस ने देखा कि विक्रम से कुछ ही दूरी पर आदर्श खड़ा था। भीड़ में एक 12 साल का बच्चा बहुत ध्यान अट्रैक्ट कर रहा था। आदर्श आश्चर्यजनक रूप से अभी भी वहीं खड़ा था। स्तब्ध होने के अलावा उसमें बेचैनी का कोई निशान नहीं था। तेजस हैरान था। क्या विक्रम ने पहले नहीं कहा था कि इस बच्चे ने अभी अभी कुछ खजाना खाकर अपनी ताकत बढ़ा ली है? वो उस वीरान एनिमल की आभा के जबरदस्त दबाव का सामना कैसे कर सकता था? दिलचस्प। तेजस केवल मुस्कुराया।
वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। हालांकि आदर्श ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया था, लेकिन ये बस एक सरसरी नजर थी। तेजस आदर्श को अपना राइवल नहीं मानता था। दरअसल तेजस बैंगनी रक्त क्षेत्र से नीचे के किसी भी पर्सन को अपना राइवल नहीं मानता था। वो सोच रहा था कि राज्य के सिलेक्शन में कैसे अपनी धाक जमाए और स्वर्ण रक्षक के उच्च वर्ग का ध्यान कैसे अट्रैक्ट करे। अचानक उसने देखा कि ऊपर आसमान में एक धुंधली सी चीज दिखाई दे रही थी। वो एक सफेद नाव थी जो ऊपर तैर रही थी। एक हवाई पोत? तेजस थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने पहले किताबों में हवाई जहाजों के बारे में पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने ऐसा देखा था। हवाई जहाज बेहद तेज होता था, उसमें बेहद कीमती माल और पैसेंजर्स भी होते थे। हवाई जहाज होने से विशाल जंगल में यात्रा करना इजी हो जाता था। लेकिन 1 लाख परिवारों वाले पूरे ताओ आदिवासी कबीले में वे कभी भी ऐसा हवाई जहाज नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ खरीदना ही नहीं, अगर ताओ आदिवासी कबीले को एक हवाई जहाज दिया भी जाता तो वे उसका यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हवाई जहाजों का शक्ति स्रोत उजाड़ हड्डियों से आता था। यदि उनके पास उजाड़ अस्थिसार होता तो ताओ जनजातीय कबीले उसे अपने युवा टैलेंटेड लोगों को खाने के लिए दे देते, फिर वे उसका यूज हवाई जहाज को चलाने के लिए कैसे कर सकते थे। हवाई जहाज में बैठना एक बहुत महंगा सौदा था। जहां तक ताओ जनजाति के उस पर्सन का क्वेश्चन है जिसके पास हवाई जहाज था, उस पर्सन की आइडेंटिटी का अंदाजा इजीली लगाया जा सकता था। वो सफेद वस्त्र पहने रहस्यमयी लड़की थी। तेजस को उसका नाम नहीं पता था और उसने उसे केवल दूर से ही देखा था, लेकिन इसने तेजस को उस लड़की के प्रति प्रेम और विजय के विचार रखने से नहीं रोका। रहस्यमय पृष्ठभूमि वाली एक मजबूत लड़की जिसके पास 1000 होम्स रुद्र का रेस्पेक्ट था, डेफिनेटली अभिमानी तेजस की इंटरेस्ट जगाएगी। अगर वो इस लड़की को जीत लेता तो ये उसकी स्ट्रेंथ का प्रूफ होता, और दूसरी बात, ये उसके अहंकार को संतुष्ट करने का एक बेहतरीन वे होता। एक असाधारण पुरुष होने के नाते जो वैभव दिव्य साम्राज्य को छोड़ रहा था, वो एक रहस्यमयी असाधारण लड़की को अपनी जीवन संगिनी कैसे न बना पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये असाधारण लड़की किंगडम के सिलेक्शन की प्रारंभिक तैयारियां देख रही होगी। वो यहाँ किसके लिए है? क्या मैं हो सकती हूँ? हालांकि उसे ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन प्रारंभिक तैयारियों में उसके अलावा और कौन था जिस पर ध्यान देने लायक था? विक्रम जैसे लोग उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। ये सोचकर तेजस उत्साहित हो गया। चाहे वो उससे मिलने आई हो या बस माहौल का आनंद लेने, वो सिलेक्शन में अपना नाम रोशन करने और उस असाधारण लड़की का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए और अधिक एफर्ट करना चाहता था। चमकने के लिए वहां खड़े रहना पर्याप्त नहीं था। ये देखकर अधिकारी रुद्र तेजस के इरादों को समझ गया। मुहर खोलना तो बस पहला स्टेप था। प्रारंभिक चरण पार करने के लिए उन्हें सींग के जबरदस्त दबाव के बावजूद आगे बढ़ना था। अधिकारी रुद्र चिल्लाया, कायरों का झुंड, ये तो बस एक मरे हुए वीरान एनिमल का सींग है, फिर भी तुम इसे संभाल नहीं पा रहे हो। खाना बर्बाद करने और कचरा फैलाने के अलावा तुम इस वर्ल्ड में जीकर क्या कर रहे हो? अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो दफा हो जाओ, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट के अभ्यास के लायक नहीं हो। अब मैं प्रारंभिक अभ्यास का लक्ष्य घोषित करूंगा। अपनी शक्ति का यूज करते हुए तुम्हें सींग की ओर चलना होगा, और जब तुम इस सींग से 20 कदम की दूरी पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहां 10 सांसों के बराबर टाइम तक रुकना होगा। तुम्हारे हर 10 कदम आगे बढ़ने पर दबाव दोगुना होता जाएगा। तुम खच्चर हो या घोड़ा, ये तय हो जाएगा। ये अभी शुरू होता है। अधिकारी रुद्र के वर्ड्स 10 मील के दायरे में गूंज उठे। अधिकारी रुद्र सींग से बस कुछ ही फीट की डिस्टेंस पर था, और दबाव के बावजूद वो अपनी बात जोर से कह पा रहा था। बस इसी आधार पर यह बेहद सराहनीय था। मुझे आश्चर्य है कि अधिकारी रुद्र किस हालत में है। शायद उसने पर्पल ब्लड को पार कर लिया है, विक्रम ने सोचा। फिर उसने अपने कदम तेज कर दिए और हॉर्न की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, विक्रम ने आदर्श की ओर देखा। विक्रम अभी भी हैरान था कि आदर्श वहां खड़ा कैसे रह पाया। यह आश्चर्य की बात थी कि एक बेचारा छोटा सा बच्चा सींग की दबाव भरी आभा को झेल पाया। इस उपद्रवी बच्चे में इतनी आत्मा है? विक्रम खुश नहीं था। मार्शल आर्ट में अच्छी टैलेंट होने के साथ साथ वो लकी भी था। इसी लक ने उसे कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने का मौका दिया, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। अब उस बच्चे में भी आत्मा थी। क्या उसके भाग्य में महान उपलब्धियां हासिल करना लिखा था? विक्रम ये मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि लियान कबीले में वही सच्चा स्वर्ग पुत्र है। उस उपद्रवी गुलाम आदर्श का भाग्य उसके भाग्य से कैसे मेल खा सकता था, जो लियान कबीले में कई पीढ़ियों से जमा हुआ था। इन्हीं विचारों के साथ विक्रम सींग की ओर बढ़ता रहा। वो प्रूव करना चाहता था कि वो न सिर्फ 20 कदम के दायरे में रह सकता है, बल्कि 10 कदम के दायरे में भी रह सकता है, यहां तक कि सींग को टच भी कर सकता है। विक्रम ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और खुद को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन लगभग 10 कदम चलने के बाद विक्रम ने महसूस किया कि सींग से निकलने वाला दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। हवा में उस वीरान बेजान प्रेत जैसी छवि से एक भयानक शक्ति का आभास हो रहा था, जो बेहद वास्तविक लग रही थी। उसकी दोनों आंखें मानो लोगों के मन को भेद सकती थीं। उसके दांतों ने मानो अनगिनत योद्धाओं को चीर डाला हो। इस वीरान एनिमल प्रेत ने विक्रम को इसका सामना करने में असमर्थ बना दिया। ये नकली है, ये सिर्फ एक भ्रम है।
हालांकि विक्रम ने खुद से ऐसा कहा था, लेकिन चाहे उसने खुद को कितना भी समझाने की कोशिश की हो, फिर भी उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। ये उस पर्सन जैसा था जो भूतों से डरता है और देर रात बाथरूम जाता है। हालांकि वो खुद को बार बार समझाता रहेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी उसे एक अजीब सी क्षणिक ठंड महसूस होगी। अगर कोई काली बिल्ली अचानक बाहर निकल आए या अचानक ठंडी हवा का झोंका आए तो वो बुरी तरह डर जाएगा। विक्रम ने 15 कदम आगे बढ़ा लिए थे, लेकिन तेजस की प्रोग्रेस बहुत तेज थी। वो 30 कदम की सीमा में एंटर कर चुकी थी। 30 कदम की सीमा में एंटर करते ही तेजस ने फर्स्ट टाइम दबाव महसूस किया। ये कैसा वीरान एनिमल का सींग है, ये कितना शक्तिशाली है। तेजस ने भौहें चढ़ाई। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि वो सबसे पहले है। ये देखकर तेजस खुश हुआ, क्योंकि अगर वो 20 कदम के दायरे में सबसे पहले एंटर करता तो प्रारंभिक दौर में सबसे ज्यादा आत्मा वाला पर्सन वही होता। लेकिन ये बात समझ में आती थी। आत्मा का मीनिंग था एक पर्सन का साहस, दृढ़ता, कॉन्फिडेंस, और इसमें स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व थी। किसी पर्सन की आत्मा मजबूत हो सकती है, लेकिन वो कमजोर भी हो सकता है। लेकिन एक मजबूत पर्सन में स्वाभाविक रूप से महान आत्मा होगी। तेजस ने अपना सिर हवाई जहाज की ओर उठाया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझे ऊपर से देख रही हो? फर्स्ट प्लेस मेरा है। हालांकि ये अपनी जेब काटने जितना ईजी है और इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, पर यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा मेरी रोशनी और तेज होती जाएगी। तेजस बिना किसी डर के और अत्यंत वीरतापूर्ण मुद्रा के साथ आगे बढ़ने लगा। हवाई जहाज में ऊपर आसमान में सफेद कपड़ों में एक लड़की चायदानी पकड़े खड़ी थी। जिस तरह से उसने चाय डाली और पी, वो रईसों के शिष्टाचार जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी हर एक्शन अत्यंत सुंदर प्रतीत होती थी। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन तेजस की वीरतापूर्ण मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया। वो आज सिर्फ आदर्श से मिलने आई थी। ब्यूटीफुल लड़की के सामने बिल्कुल विपरीत सिचुएशन थी। एक मोटा बूढ़ा व्यक्ति व्यस्तता से अपने मुंह में नमक से पका हुआ चिकन भर रहा था। ये नमकीन चिकन बेशक आदर्श ने ही बनाया था। खाते खाते मोटे बूढ़े ने शराब भी पी। उसने शराब का प्याला यूज नहीं किया, बल्कि सीधे बोतल से शराब पी, जिससे उसका चिकना मुंह शराब से भर गया। तो कैसा रहा? क्या बच्चा अभी तक पास हो गया? बूढ़े आदमी का रिप्लाई अस्पष्ट था। उसके हिसाब से राज्य का सिलेक्शन कोई खास मायने नहीं रखता था। अगर ज्योति की यिन मेरिडियंस में थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया ना होती तो वो यहां आने की जहमत उठाता ही नहीं। अभी नहीं, वो तो चुपचाप बैठा है। ज्योति ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। वो क्या कर रहा था? वो वहां बेकार क्यों खड़ा था? ज्योति को यकीन नहीं था कि ये परीक्षा आदर्श को परेशान कर पाएगी। हालांकि वो आदर्श की मार्शल आर्ट टैलेंट को लेकर आशावादी नहीं थी। नहीं, सच कहें तो आदर्श में मार्शल आर्ट की कोई टैलेंट नहीं थी। लेकिन आदर्श के संयमित शरीर और ड्रैगन पल्स के साथ एनिमल के सींगों के 20 कदम के भीतर जाने में एबल होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, जब तक कि उसके पास आत्मा का एक टुकड़ा ना हो। हालांकि आदर्श से उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदर्श को राज्य के सिलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस करते हुए क्यों नहीं देख पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसकी यिन मेरिडियन एक्टिवेट हो गई थी। ज्योति अवचेतन रूप से ये उम्मीद कर रही थी कि आदर्श कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसके लिए ये एक उम्मीद थी, भले ही इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि वो उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन नलियों को जोड़ने में उसकी हेल्प कर सके। हा, क्या ये बच्चा कायर है? बूढ़े दुर्जय ने अपने मुंह से तेल पोंछा और गर्दन बाहर निकाली। उसने देखा कि आदर्श मूर्खता से वहीं खड़ा था। ओह, ये बच्चा तो बड़ी बेरुखी से तमाशा देख रहा है। दरअसल अगर आदर्श डरपोक भी होता तो भी बूढ़े दुर्जय को हैरानी नहीं होती, क्योंकि आदर्श तो बच्चा ही था। उसने इतनी बड़ी वीरान एनिमल जैसी भूतिया छवि पहले कभी नहीं देखी थी। एक आम बच्चे का डर से अपनी पैंट गीला न करना अच्छी बात थी, लेकिन बूढ़े आदमी दुर्जय को लगा कि आदर्श कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। ये और भी दिलचस्प हो जाएगा। अधिकारी रुद्र ने जो चीज निकाली है वो एक प्राचीन उजाड़ एनिमल भयंकर दिव्य बाघ का सींग है, जिसे मार्क्विस वेन्यून ने क्लाउड वाइल्डरनेस में मारा था। ये ओरिजिनली लगभग 3 मीटर लॉन्ग था, लेकिन एक उजाड़ स्वर्ग के स्वामी ने इसे तराश कर इसका साइज इतना छोटा कर दिया था जितना अब है। मार्क्विस वेन्यून ने इसे स्वर्ण रक्षक के 6th डिवीजन के कमांडर की मुहर के रूप में यूज किया। स्वर्ण रक्षक की कमांडर सील यूजुअली सेनापतियों के हाथों में होती हैं ताकि सैनिकों को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा लगता है कि क्लाउड वाइल्डरनेस में पर्पल क्लाउड्स के जन्म के बाद से 6th डिवीजन के लापरवाह जनरल निर्भय भी इस मस्ती में इन्वॉल्व हो गए थे। इसलिए इस कमांडर सील का यूज लापरवाह जनरल ने इस राज्य के सिलेक्शन के लिए एक सहारा के रूप में किया। ये क्लियर था कि बूढ़े आदमी दुर्जय के मार्क्विस वेन्यून के साथ अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए वो स्वर्ण रक्षक के मामलों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मैं उस बच्चे को खुद को शर्मिंदा होते देखना चाहता हूं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करे और सभी बाधाओं को पार कर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजा तो तभी है जब वो खुद को शर्मिंदा करे। बूढ़े दुर्जय को दूसरों के दुर्भाग्य से खुशी मिलती थी, इसलिए ये वर्ड सुनकर ज्योति अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आदर्श वाकई बुरा परफॉर्म करता है तो वो खुश कैसे हो सकता है। आदर्श वास्तव में भीड़ में स्पेशली अद्वितीय था।
जो लोग उस निर्जन पशु के दबाव को झेल सकते थे वे बहुत पहले ही सींग की ओर चलना शुरू कर देते थे। जो लोग इसे झेल नहीं पाते थे वे या तो जमीन पर गिरकर अशक्त हो जाते थे या लुढ़ककर दूर चले जाते थे। लेकिन आदर्श के लिए वो स्टेबल रहा, क्योंकि वो दिव्य बाघ की उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित करने पर फोकस कर रहा था। इस समय सींग की ऊर्जा आदर्श के शरीर में प्रवेश कर गई थी और उस पर जबरदस्त दबाव डाल रही थी। सींगों में निहित ऊर्जा साधारण नहीं थी, इसमें अकथनीय बुराई और खून जमा देने वाले अहंकार का आभा मंडल था। धमाका! आदर्श को अपनी दृष्टि में कंपन महसूस हुआ, मानो एक सफेद बाघ जैसा वीरान एनिमल पहाड़ पर खड़ा दहाड़ रहा हो और उसके पैरों के नीचे 10,000 एनिमल दम तोड़ रहे हों। इन एनिमल्स का दमन करने वाला कोई साधारण एनिमल नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो भयंकर एनिमल्स की श्रेणी से भी ऊपर था। कुछ बड़े एनिमल्स तो बैंगनी रक्त क्षेत्र के मानव योद्धाओं से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। सफेद बाघ जैसे इस वीरान एनिमल को पशु राजा का सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। अपने जीवन काल में इसने विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी और अपार वैभव अर्जित किया था। अपनी मृत्यु के बाद भी इसके बचे हुए सींग में अभी भी ऐसी विस्मयकारी शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुष्टता और रक्त जमा देने वाला अहंकार ही था जिसने पार्टिसिपेंट्स पर अत्यधिक दबाव डाला, जिससे उन्हें कष्ट हुआ। आदर्श बार बार गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो ऊर्जा अवशोषित की थी उसका अपना एक अलग ही जीवन था। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल ने बिना किसी संघर्ष के उसे दबा दिया था, फिर भी उसके शरीर में पहुंचने पर वो ऊर्जा बेहद गर्वित थी। वो उसकी मेरिडियन नाड़ियों में उमड़ पड़ी, जिससे आदर्श को दर्द हुआ। दर्द सहने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, फिर भी उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। शरीर की गर्मी से उसके माथे पर पसीना आ गया और उसका शरीर कांपने लगा। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो आग के कड़ाहे में गिर पड़ा हो। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसने दांत भींच लिए। उसके मुंह के किनारों से खून भी रिसने लगा। इस समय तेजस आखिरकार भयंकर दिव्य बाघ के सींग से 20 कदम की दूरी पर पहुंच गया था। स्वर्ण रक्षक के मेंबर्स ने इस स्थान पर एक घेरा बनाना शुरू किया। तेजस उस क्षेत्र में एंटर करने वाला पहला प्रतिभागी था। हाँ, मैं वास्तव में फर्स्ट हूं। तेजस ने विक्रम की ओर देखा, जिसे अभी भी कम से कम 5 कदम चलने थे। लेकिन विक्रम की प्रोग्रेस अच्छी मानी गई। छोटी जनजातियों के कई अन्य उत्तराधिकारी विक्रम की बराबरी नहीं कर सके। वहां कुछ कुलीन लोग भी थे जिन्हें ताओ जनजातीय कबीले द्वारा पोषित किया गया था, जो अभी भी उस घेरे से कुछ कदम की दूरी पर थे। जहां तक आदर्श की बात है, तेजस अब उस पर ध्यान नहीं देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तेजस सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों को ही देखती थी। इन लोगों की तुलना में अगर मैं फर्स्ट भी आ गया तो भी गर्व करने लायक कुछ नहीं है। मुझे अभी 10 कदम और चलना है और आखिरकार सींग अपने हाथ में थाम लूंगा। इस विचार के साथ तेजस ने हवाई जहाज की ओर देखा। रुको और देखो, मैं कितना आगे जा सकता हूं। 20 कदम की परिधि के बाद आगे बढ़ना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि तेजस को भारी दबाव महसूस हुआ। इस समय विक्रम पहले ही घेरे में आ चुका था। मैं पास हो गया। ये मेरी आत्मा है और भविष्य में महान कार्य करने की क्षमता। बहुत बढ़िया। भले ही मैं फर्स्ट नहीं था, न ही शीर्ष 3 में, मेरे सामने वाले सभी लोग ताओ आदिवासी कबीले के कुलीन हैं। एक छोटे से आदिवासी कबीले में ऐसी आत्मा रखने वाला एकमात्र पर्सन मैं ही हूं। विक्रम खुद से खुश था। लियान आदिवासी कबीले जैसे छोटे इलाके से होने के कारण उसके पास आनंद लेने के लिए संसाधन कम थे, इसलिए उसकी महत्वाकांक्षाएं सीमित थीं। ऐसे रिजल्ट्स पाकर उसे खुद पर गर्व हुआ। विक्रम ने आदर्श पर एक नजर डाली। वो देखना चाहता था कि आदर्श ने कितनी प्रोग्रेस की है। उस नजर से वो दंग रह गया, क्योंकि आदर्श उसी स्थान पर निश्चल खड़ा था। इतना ही नहीं, आदर्श का चेहरा लाल हो गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसके माथे पर एक पतली नीली नस उभर आई थी, मानो उसकी त्वचा के नीचे कोई नीली रेखा दबी हो। आदर्श ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से जंगली घोड़ों का पीछा कर रहा हो। वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श की आत्मा मुश्किल से ही पहुंच पाएगी। हालांकि आदर्श उसकी तुलना में अतुलनीय था। आदर्श को 20 कदम के दायरे में या कम से कम 30 कदम के दायरे में तो एंटर करना ही चाहिए था। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वो उन हारे हुए लोगों से अलग नहीं लग रहा था जो बुरी तरह डर गए थे। अपनी जगह पर खड़े रहने के अलावा वो हर पहलू में अपनी सीमा पर पहुंच गया था। हकीकत का सामना करते हुए विक्रम ने मन ही मन उपहास किया। मुझे लगा था कि ये लड़का इतना काबिल है कि घमंडी हो सकता है। लगता है बिना घुटने टेके जबरदस्ती खड़ा होना ही इसकी हद है। सोचो तो सही, भविष्य में ये खतरा बन जाएगा। क्या मजाक है? किस्मत अच्छी है तो क्या हुआ, उसकी तो पृष्ठभूमि ही बेकार है। बस यही तो है उसकी औकात। सही कहा, भिखारियों के बीच स्वर्गपुत्र कैसे मिल सकता है? लियान कबीले ने जो भी किस्मत जमा की थी वो सब मेरे लिए काम आई। कोई दूसरा इंसान मेरे रुतबे के लिए खतरा नहीं बन सकता। इस विचार के साथ विक्रम ने अब आदर्श की परवाह नहीं की और सींग की ओर चल पड़ा। पार्टिसिपेंट्स ने पर्याप्त शक्ति के साथ 20 कदम की सीमा को पार करना शुरू कर दिया और उसके आगे चलने लगे। वे सभी अपनी सीमाओं को दर्शाना चाहते थे।
साथ ही वे चाहते थे कि स्वर्ण रक्षक के उच्च पदस्थ अधिकारी उन पर ध्यान दें और भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इस समय ज्योति, जो हवाई जहाज में था, अब आदर्श को समझ नहीं पा रहा था। क्या आदर्श अब इतना दबाव और नहीं झेल सकता था? न सिर्फ वो इसे झेल नहीं पा रहा था, बल्कि उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, मानो अब वो खड़ा भी नहीं रह सकता था। मालिक, उसे क्या हो गया है? ज्योति ने पूछा। बूढ़े दुर्जय ने एक नजर तिरछी नजर से देखा। उसे उत्सुकता थी कि बच्चा क्या कर रहा था। वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता? कोई नहीं जानता था कि आदर्श बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा जाल के साथ क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। उसका रोम रोम जल रहा था, मानो उसकी मेरिडियन नलियों में चाकू चल रहे हों। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करते हुए इतना दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भयंकर दिव्य बाघ की ऊर्जा पर विजय पाना बहुत मुश्किल था। आदर्श को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन साथ ही वो बेहद उत्तेजित भी था। उसके शरीर में प्रवेश कर रही ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह के कारण उसे लगा कि उसकी रक्त वाहिकाएं और नाड़ियां मजबूत हो रही हैं। उसकी हड्डियां और अंग भी इस प्रचंड ऊर्जा से प्रभावित होकर और भी मजबूत हो रहे थे। उसका शरीर बदल रहा था। उनकी खेती तेजी से बढ़ रही थी। मूलतः आदर्श नश्वर रक्त क्षेत्र के 5वें स्तर के इनिशियल चरणों में ही था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ होते और अपने आधार को मजबूत होते महसूस किया। वो धीरे धीरे मध्य चरणों तक पहुंच गया था और नश्वर रक्त क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर की ओर भी कदम बढ़ा रहा था। अगर वो नश्वर रक्त क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाता तो आदर्श का साधना स्तर विक्रम से अलग नहीं होता। उसके संयमित शरीर ड्रैगन पल्स के साथ विक्रम को हराना एक आसान काम होता। ताकत में तेजी से हुई वृद्धि ने उसे उत्साहित कर दिया। इससे आदर्श का दृढ़ संकल्प और भी दृढ़ हो गया। मेरिडियन चीर देने वाले दर्द के बावजूद वो सहन करता रहा। वो एक ही बार में क्यूई गैदरर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन आदर्श को लगा कि उसके शरीर को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए कुछ कमी है। सारी ऊर्जा को अपने शरीर में संपीड़ित करने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दबाव की कमी हो। वो स्वयं को सीमा तक धकेलना चाहता था, तभी वो चमक सकेगा। अपने दांत काटते हुए आदर्श सींग की ओर आगे बढ़ने लगा। उसने सींग के करीब रहने की प्लानिंग बनाई, भयंकर दिव्य बाघ के अत्यधिक दबाव का यूज करके उसके शरीर को प्रशिक्षित किया और उसे क्यूई गैदरर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए मजबूर किया। गुरुजी, वो हिल रहा है। ज्योति की आंखें चमक उठीं, लेकिन बूढ़ा दुर्जय अभी भी भौएं चढ़ाए हुए था। हो सकता है वो हिल गया हो, लेकिन ऐसी हालत में लग नहीं रहा था कि वो आगे बढ़ पाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम शो चुरा लो, लेकिन मुझे शर्मिंदा मत करो। ओह, ये सही नहीं है। बूढ़े आदमी दुर्जय को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा।